आइए बच्चों, आज से हम सॉल्व करते हैं नई प्रश्नावली जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, और शॉर्टकट में हम एपी कहते हैं। अब देखिए समांतर श्रेणी में होते क्या क्या है। समांतर श्रेणी में देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब होता है वह नंबर जो एक ही क्रम में हो। ठीक है, जैसे हम मान लो लिख देते हैं 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 9 लिख दिए और उसके बाद हमने 11 लिख दिया। अब हम आपसे कहेंगे बताइए समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम देखिए इसे कहते हैं पहला पद A1, इसे कहेंगे A2, A3, A4 और A5। ठीक है, ये पद होते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। अब देखिए और एक होता है सर्वांतर। कौन सा होता है? सर्वांतर। सर्वांतर, ठीक है। और हिंदी में उस पर डिफरेंस करते हैं, मतलब उसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी से हम प्रदर्शित करते हैं। और सर्वांतर निकलता कैसे? दूसरे पद से पहले पद का घटाकर। ठीक है, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर हम सर्वांतर निकालते हैं। ठीक है, और हम जितने भी सर्वांतर निकालेंगे, जैसे मान लो अब हम इन पद से न घटा के अगले पद से घटाना चाहते हैं तो A3 से हम A2 घटा देंगे। इससे ना निकाल के हम ये कर सकते हैं कि A4 से A3 को घटा देंगे। लेकिन जितने भी सर्वांतर आएंगे सब आपस में बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब ये जो लिखी हुई संख्याएं हैं ये सभी समांतर श्रेणी में हों। ठीक है, तो देखिए हल करके देखिए, दूसरे वाले से हम पहला वाला घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 आ रहा। इसमें घटा के देखिए 7 में से 5 घटा दीजिए, देखिए 2 आ रहा। 9 में से 7 घटा दीजिए, देखिए 2 आ रहा। देखिए सभी के जो सर्वांतर वो बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लिखी हुई संख्याएं हैं ये सभी समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम क्या लिख देते हैं, आपको हम फार्मूले लिख देते हैं जो इस प्रश्नावली के लिए जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसे आप लोग लिख लीजिए। सूत्र क्या है? पहला पद, पहला पद, पहला पद को क्या लिखते हैं? A1, या हम कैपिटल लेटर में A1 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसे हमें कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा पद इसी तरह हम लिख सकते हैं, दूसरा पद, इसे हम क्या लिखेंगे? A2। ठीक है, सर्वांतर, सर्वांतर, इसे हम क्या लिखते हैं? D। अब हमें सर्वांतर का निकालना है तो सर्वांतर बराबर फार्मूला क्या होता है? दूसरे पद से पहले पद का घटाना। समझ गए? और देखिए अब हमें क्या करना है, तो इन सूत्रों को आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे जो आने वाले सूत्र होंगे वो हम आपको सवाल के अनुसार ही बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। पहला तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसको हम मेट देते हैं। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया है। और हमें क्या बताना है? ऊपर आप पढ़ लीजिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। ठीक है, ये हमें क्या करना है? बताना कि समांतर श्रेणी में है तो क्यों है। तो अब देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लो कि ये क्या है? टैक्सी है। ये क्या है? ये हमने क्या बना दी? एक टैक्सी बना दी, समझ लीजिए। ठीक है, और इस टैक्सी को हमें आगे जाना है। ये यहाँ से सड़क शुरू होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा कितना? 1 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। इस 1 किलोमीटर के लिए हमें कितना रुपया देना होगा? 15 रुपया देना होगा। ठीक, यहाँ पर कहा गया है। और उसके बाद जैसे ही आगे किलोमीटर जाएंगे उसके लिए हमें कितने रुपए देना होगा? 8 रुपया इसका देना होगा, 8 रुपया इसका देना होगा और 8 रुपया इसका देना होगा। समझ गए?
मतलब पहले किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपया देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बैठे रहेंगे तो हमें किराया आगे किलोमीटर के लिए 8 रुपये के हिसाब से देना है। समझ गए? तो हम क्या लिखेंगे पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना पड़ रहा है? 15 रुपये। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए। फिर उसके बाद देखिए पहला किलोमीटर है तो हम इसे किससे प्रतिस्थापित करेंगे? A1 से। ठीक है, ये पहला पद है। अब A2 यानी दूसरे किलोमीटर के लिए किराया या 2 किलोमीटर का किराया लिखेंगे। 2 किलोमीटर का टैक्सी का किराया। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो 15 तो हमें ये देना पड़ेगा और 8 रुपये ये देना पड़ेगा, यानी 15 और 8 कितना हो गया? 15 8 हो गया 23, यानी हमें 2 किलोमीटर के लिए कितना देना होगा? 23 रुपये देना होगा। ये हम अब अगला हो जाएगा कौन सा? A3 पद हो जाएगा, यानी 3 किलोमीटर का टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा? देखिए तो देखिए यहाँ तक का तो आपका 23 हो गया। कहाँ तक? यहाँ तक का तो आपका हो गया 23 रुपये। अब आगे तीसरे किलोमीटर के लिए अगर गए तो हमें 15 रुपये फिर 8 रुपये फिर देने होंगे। कितने? 8 रुपये हमें फिर देने होंगे। तो 23 और 8 कितना हो गया? 23 8 हो गया 31, यानी हमें 31 रुपये देने होंगे। ठीक है, और अगर हम आगे फिर जाते हैं तो हमें फिर कितना किराया देना होगा? फिर 8 रुपये देना होगा। ठीक है, इस तरह हमारा जो प्रक्रिया है वो 8 रुपये करके बढ़ती रहेगी। ठीक है, और हमें ये पता करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। अब देखिए, अब ये हमारी एक प्रकार से क्या बन गई? समांतर श्रेणी बन गई, यानी एक प्रकार से श्रेणी बन गई। ये नहीं कह सकते कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, तो श्रेणी हमारी देखिए क्या बन गई? पहले तो 15 है, 15 के बाद देखिए फिर 23 है, और 23 के बाद क्या है? 31 है। ठीक है, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हम क्या निकालेंगे? पहले हम D1 निकालेंगे। D1 मतलब हम पहले सार्वंतर निकालेंगे, पहला सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर तो निकाल के देखते हैं क्या निकलता है। और हमें पता है सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे वाले से पहले वाले पद का घटाना करना होता है। ठीक, तो देखिए दूसरा पद कितना है? 23 है, और 23 से हम A1 यानी 15 घटा देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? 23 से 15 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब हम D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकलता है? तो तीसरे वाले पद से दूसरे वाले को हम घटाते हैं। तो चलिए घटा के देखते हैं। तो देखिए कितना आएगा? तीसरा पद कितना है? 31, और 31 से हम 23 घटा के देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। ठीक है, और अगर हमने अगला पद निकाला होता, कौन सा? अगर हम अगला पद निकाला होता तो हम D3 निकालते, और D3 जब निकालते तो हम 3 वाला जो निकालते तो 4 से 3, यानी कि चौथे पद से तीसरे पद को घटाते तो वो भी 8 आता। ठीक, यहाँ से हमें ये पता चला कि D1 बराबर क्या है? D2। D1 और D2 आपस में क्या है? बराबर, यानी सार्वंतर आपस में बराबर है। और जब सार्वंतर बराबर होते हैं तो जो दी हुई संख्याएं होती वो हमारी क्या होती हैं? समांतर श्रेणी में होती हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः क्या है? क्या पूछा गया था? किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP में है? निम्नलिखित स्थितियों में। तो हम लिख सकते हैं अतः यह स्थिति AP में है, कह सकते हैं समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हमारा ये कारण था क्योंकि D1 और D2 आपस में बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट देखिए क्या लिखा है
किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, और हमें ये पता लगाना है कि क्या जो आयतन है, जो बेलन में भरी हुई जो हवा का आयतन है, वो समांतर श्रेणी में निकल रही कि नहीं निकल रही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि बेलन में हवा कितनी है, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है। तो लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित कुल हवा का आयतन, कुल हवा का आयतन। ठीक है, तो हमने आयतन क्या मान लिया, V। क्या मान लिया, V मान लिया। ठीक है, तो पहली बार जो पंप निकालने वाला, जो पंप है हवा निकालने वाला, कितनी हवा निकालेगा, तो कितनी हवा निकालेगा, पहली बार पंप द्वारा, लिख सकते हैं पंप द्वारा निकाली गई हवा, पंप द्वारा निकाली गई हवा का आयतन, यही कहा गया है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग निकालता। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे निकाली गई हवा, कितनी हवा निकालेगा। यहाँ पर देखिए, गौर से पढ़िए क्या लिखा है, कहा गया है कि शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। अब शेष हवा, अब इस समय बेलन में कितनी हवा है, V हवा है, तो इसी शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। इसका मतलब पहली बार हवा कितनी निकल रही, V/4 हवा निकल रही। समझ गए। तो शेष हवा कितनी बच जाएगी, शेष हवा कितनी बचेगी वो हम देखते हैं। तो V माइनस ये जो है ना, ये हमारा पहला पद है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला पद, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा पद हो जाएगा। तो देखिए कितनी हवा थी, V थी, और हमें कितनी निकालनी होगी, V/4। इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4, 4 एक अन्नम 4, और 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3V बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, 3V। ये हमारी शेष हवा हो गई। अब दूसरी बार कितनी हवा निकाली जाएगी, तो वो देखते हैं। दूसरी बार पंप द्वारा निकाली गई हवा, उसमें साफ साफ कहा है कि शेष हवा का 1/4। और शेष हवा कितना बचा हुआ, देखिए शेष हवा बचा है 3V/4, इसका 1/4 हवा में निकालनी होगी, यानी आ जाएगा 3V/16, 4 चौक 16। इस बार हमें शेष हवा से इतनी हवा निकालनी होगी। ठीक है, तो फिर लिखेंगे शेष हवा। अब देखिए ये हमारा A3 हो जाएगा। अब देखते हैं कितनी हवा शेष बची हुई है। तो शेष हवा हो जाएगी, तो कितनी बची हुई थी, 3V/16, कितना, 3V/4, और हमें निकालना कितना है, निकालना है 3V/ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। तो 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार के 4 के ऊपर गुणा कर देंगे, 4 थे कितना हो जाएगा, 12V हो जाएगा, और माइनस 16 एक अन्नम 16, 16 एक बार गया, 3 के ऊपर गुणा कर देंगे 3 में, तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो कितना आ गया, 9V/16। ठीक, तो देखिए ये हमारा A1 है। ठीक है, उसके बाद ये जो बचा हुआ ये हमारा A2 भाग है, और ये हमारा आ गया A3 भाग। अब हम ये पता कर लेते हैं कि क्या जो आयतन है वो क्या समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर। ठीक है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि दी गई जो रेखा, जो संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक, सार्वंतर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, D1।
D1 निकालते हैं दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद देखिए कितना है, दूसरा पद है 3v/4 माइनस, और पहला पद कितना है, पहला पद है v। चलिए घटाइए, देखते हैं कितना आता है। इसे हम घटाएंगे दूसरे पद से पहले पद को, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 4 के इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3v माइनस 4v आ जाएगा माइनस v/4। ठीक, पहला तो हमारा ये आ गया समांतर D1। अब D2 देखते हैं निकाल के कि कितना आता है। D2 निकलता है तीसरे पद से दूसरे पद का घटाना, ठीक है। और तीसरा पद देखिए कितना हुआ है, तीसरा है 9v/16, और V2 कितना है, अच्छा A2 कितना है, A2 है 3v/4। तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 का भाग 16 हम देंगे, एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा कर देंगे, 9v आ जाएगा, 9v, और 4 का 16 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 तें कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा v। तो चलिए इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, -3/16v आएगा। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है ना, तो हम लिख सकते हैं D1 = not D2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कारण है कि दो समांतर जो पद है वो उनका जो अंतर है वो नियत नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक समान नहीं है। तो लिख सकते हैं अतः हवा का आयतन, बेलन में उपस्थित हवा का आयतन बेलन में उपस्थित हवा का आयतन AP में नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, लेकिन आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पार्ट क्या लिखा है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ाती जाती है, ठीक है, ठीक है, बढ़ती जाती है, यहाँ पर होना चाहिए बढ़ती जाती है, ठीक है। अब देखिए आप समझिए, एक कुआं है, ठीक, अगर हमने ये 1 मीटर क्या कर दिया, खोद दिया, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक मीटर, ठीक है। ये क्या किया गया, 1 मीटर क्या किया गया, अगर खोदा गया तो उसे कितना मिलता है, 150 रुपये मिलता है, ठीक, ये कितना हो गया, 1। उसके बाद फिर जैसे ही 1 मीटर खोदता है तो उसका जो है 50 रुपये बढ़ता जाता है। 50 रुपये बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर 150 मिला तो यहाँ पर उसे कितना मिलेगा, 200 मिलेगा, दूसरे किलोमीटर में 200 मिलेगा, फिर उसने खोदा तीसरे किलोमीटर में उसको कितना मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा। क्यों, क्योंकि हर प्रत्येक मीटर में 50 रुपये उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर वो नीचे गहराई में जाता जा रहा है तो उसे थोड़ी सी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, तो रेट तो बढ़ा ही देगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहली बार यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, ठीक है, लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपये। तो दूसरे की कितनी होगी, दूसरे मीटर मतलब दूसरा मीटर खुदाई की लागत, हर मीटर में 50 रुपये बढ़ जाता है, तो 150 थी 50 बढ़ गया तो कितना हो गया, अब उसे मिलेगा 200 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद आ गई बारी तीसरे मीटर की, तो तीसरा मीटर की खुदाई की लागत,
इसमें कितना मिल रहा था, दूसरे वाले में 200 मिल रहा था, इस बार 50 रुपये फिर बढ़ जाएगी तो हो जाएगी कितना, 250 रुपये उसे मिलने लगेगा। ठीक है, और आगे बढ़ना चाहें तो और आगे बढ़ सकते हैं। चौथा मीटर खुदाई की लागत कितनी आ जाएगी, इसमें मिल रहा था 250 रुपये, 50 और मिलने लगा तो उसे कितना हो गया, उसकी खुदाई की जो लागत हो गई वो 300 रुपये हो गई। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा जो है, ये हमारा पहला पद A1 है, कितना है 150, दूसरा पद A2 है 200, तीसरा पद A3 है 250 और चौथा पद हमारा क्या है A3 वो कितना है 300 है। ठीक है, अब हम ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। उसका एक ही तरीका है, कौन सा, हमें सार्वंतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सार्वंतर। तो हम क्या निकालते हैं, D1 निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो D1 निकालेंगे तो D1 क्या होता है, दूसरे वाले से पहले वाले घटाना। तो दूसरा कितना है 200 है और पहला कितना है 150 है, घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। ठीक है, D2 निकाल के देखते हैं। D2 होता है तीसरे वाले से दूसरे वाले घटाना। तो तीसरा कितना है, तीसरा 250 है और दूसरा कितना है, दूसरा 200 है। ठीक है, कितना आ गया 50 आ गया। D3 कितना आ गया, देखते हैं। D3 आएगा चौथे से तीसरे को घटाना। तो चौथा कितना है, चौथा है 300 और 300 से हमें कितना घटाना होगा, 250 घटाना होगा, कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। क्यों समांतर श्रेणी में है, तो लिख सकते हैं कि इसके जो सार्वंतर हैं D1 बराबर D2 बराबर D3, मतलब इसके जो सार्वंतर है आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं अतः खुदाई की जो लागत है, लिखेंगे खुदाई की लागत AP में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी समझ में आया होगा और बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल था ही ये। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का चौथा भाग, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना है 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कौन सी है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, मूलधन हम लिख देंगे मूलधन। ठीक है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, शॉर्टकट में P लिखेंगे। कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, हमने ये 10,000 रुपये लिख दिए। उसके बाद दर कितनी दी हुई है, दर मतलब रेट परसेंट, कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है। ठीक है, समय यहाँ पर क्या है, प्रत्येक वर्ष के लिए कहा है। ठीक है, समय प्रत्येक वर्ष के लिए कहा है। अब सबसे पहले इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए, किसका, मिश्र धन का, क्योंकि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन हमें निकालना है। तो मिश्र धन का जो फार्मूला होता है वो हम आपको लिख कर बता रहे हैं। ठीक है, मिश्र धन, और आप लोगों ने कक्षा 8 में इसे पढ़ा भी होगा, कक्षा 8 में पढ़ा भी होगा। ठीक है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस दर बटे हो जाएगा 100 और यहाँ पर घात किसकी लग जाती है, वर्ष की। ठीक है, ये है फार्मूला। इसे शॉर्टकट में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 की पावर कितनी है, टाइम। ठीक है, नंबर लिख देते हैं, टाइम हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, क्या लिखेंगे,
पहले वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है देखिए आपके बगल में है, यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 10,000। ठीक है, और 1 प्लस रेट परसेंट कितना है 8 है, बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऊपर टाइम लगा है और वो हमने क्या लिखा है पहले वर्ष के लिए, यानी पहले 1 वर्ष के लिए। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10,000 और यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 100 51 100, 100 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 108 बटे हो जाएगा 100 और यहाँ पर 1 घात लगी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या निकल के आया, A1 निकल के आया। ठीक है, इसे हम काटेंगे नहीं क्योंकि इसका हमें इस्तेमाल आगे करना है। अब देखिए दूसरे वर्ष के लिए लिखेंगे, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का। ठीक है, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तो इसे हम क्या लिख देंगे, A2 लिख देंगे। तो दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो सीधे हम फार्मूला रखेंगे, फार्मूले में मान रखेंगे, हो जाएगा 1 प्लस 8 बटे 100 की पावर कितना है 2 है, क्योंकि ये दूसरे वर्ष के लिए है। समझ गए। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 10,000 और 1 प्लस, इसको देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 100 51 100, 100 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 108 बटे हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार लिखा इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं 2 बार लिख देते हैं, तो 108 बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इसे थोड़ा सा गौर से देखिए, 10,000 108 बटे 100 देखिए किसके बराबर है, A1 के बराबर है। A1 के बराबर तो हम लिख देंगे इसको A1 और कोष्टक में क्या लिखा हो देखिए 108 बटे 100। ठीक है, ये A2 के बराबर, ये A2 का मान है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष का मिश्र धन। चलिए देखते हैं तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या होता है, A3। तो तीसरे वर्ष में हमें क्या करना होगा, सेम फार्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पर कर देंगे 1 प्लस 8 बटे 100, जहाँ पर 2 घात थी वहाँ पर हमें 3 घात लगा देना क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए। समझ गए। अब आगे देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 10,000 और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये भी हो जाए कितना 108 बटे 100, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 घात लगी हुई है। ठीक है, और 3 घात जब लगी हुई है तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 2 घात लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद 1 घात हम इसको बगल में लिख देंगे, बटे कितना हो जाएगा, ठीक है 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे आप गौर से देखिए, ये किसके बराबर है, ये बराबर है A2 के। समझ गए, कितना है A2 के बराबर, हम लिख देंगे A2 बटे हो जाएगा 108 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमने देखिए तीनों वर्षों का हमने निकाल लिया है, अब आगे नहीं निकालेंगे। अब हम यहाँ पर सीधे ये पता लगाते हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, सार्वंतर निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सर्वांतर। ठीक है, तो देखिए D1 का जो मान यहाँ पर आप खुद देखिए, क्या ये A1 देखिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे, चलिए D1 का मान हम निकालते हैं। D1 का मान कैसे निकलता है, दूसरे से पहले को घटाकर। तो दूसरा देखिए कितना है, ये देखिए दूसरा कितना है A1 और कितना है 108 बटे कितना है 100, और माइनस हमें क्या करना है, माइनस हमें क्या करना है A माइनस करना है, A1 माइनस करना है, क्योंकि ये पूरा A1 के बराबर है। ठीक है, तो हमने A1 भी तो माइनस करना है। तो यहाँ से इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा।
और इसका इस अंदर का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 108A1 और हो जाएगा माइनस इसका इधर गुणा हो जाएगा 100 का, तो 100A1 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 108 से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 8/100A1। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या यही आएगा, D2 बराबर ये होता है तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर। ठीक है, तो तीसरा पद देखिए कितना है, तीसरा पद दिया हुआ है A2 108/100 माइनस क्या घटाना है, A2 को घटाना है। ठीक है, और A2 कितना है, देखिए A2 ये लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिख देंगे, A2 लिख देंगे। अब देखिए इसे घटा कर देखिए, इस एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, A2 को हम इसके साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 108 A2 माइनस इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 A2। घटा के देखिए कितना आ गया, 8 A2/100 आया। तो बताइए क्या ये बराबर है, यहाँ पर A1 है यहाँ पर A2 है, बराबर तो है नहीं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं D1 = नॉट D2, मतलब सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। तो लिख देंगे अतः चक्रवृद्धि ब्याज AP में नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी चारों पार्ट थे वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जब प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 5 पार्ट लिखे हुए हैं जिनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और हमें क्या करना है, 4 पद और निकालने हैं। ठीक है, हमें क्या करना, 4 पद निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रथम पद। और प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद होता है खुद A। ठीक, जिसे हम A भी बोल सकते हैं और A1 भी बोल सकते हैं। दूसरा पद हमारा क्या होता है, दूसरा पद ये हम फार्मूला लिखा रहे हैं। ठीक है, दूसरा पद का फार्मूला होता है A+D। क्या होता है, A+D। ठीक है, और तीसरा पद हो जाएगा A+2D। और चौथा पद हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा A+3D। इसी तरह पांचवा पद कहता तो A+4D, छठवां पद कहता तो A+5D, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने फार्मूला आपको लिख दिया। अब ये हमारा हो जाएगा पहला नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ देखिए, A बराबर दिया हुआ है 10, D बराबर भी दिया हुआ है 10। ठीक, तो प्रथम पद तो देखिए, प्रथम पद तो दिया हुआ है कितना, प्रथम पद A कितना है, 10 है। ठीक है, इसे हम A1 भी बोल सकते हैं और हम A भी बोल सकते हैं, हम दोनों मान लिख देते हैं, A भी बोल सकते हैं और A1 भी बोल सकते हैं। ये कितना है, 10। ठीक है, अब इसमें मान रख के देखिए, A का मान 10, D का मान भी 10, कितना आ गया, 20। इसमें रख के देखिए, A का मान हो जाएगा 10, 2 गुणे D का मान हो जाएगा 10। इसे देखिए सॉल्व कीजिए, 10 दूनी 20 और 20 10 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब इसे रख के देखिए, 10 + 3 गुणे D का मान कितना है, 10, तो 10 × 30 10 कितना हो गया, 40। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और हमने बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर दिया। तो चलिए, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब देखते हैं दूसरा। ठीक है, तो हम केवल इन्हें ही क्या करेंगे, रफ करेंगे। ठीक है, बाकी हम फार्मूले वैसे के वैसे लिखे रहेंगे क्योंकि हमें इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करना है। तो देखिए दूसरा वाला, देखिए दूसरा कितना है, ये पहला आपका सॉल्व हो गया। दूसरा दिया हुआ A बराबर -2 और D बराबर दिया हुआ है 0। तो A की जगह पर हम क्या रख देंगे, -2 हो जाएगा, ये पहला पद हो गया।
दूसरा पद -2 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ठीक है। फिर एक ही जगह पर कितना रखिए, -2 प्लस यहाँ पर रखोगे 2, डी का मान 0 तो ये हो जाएगा 0, और 0 से घटाएंगे या जोड़ेंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें वैसा ही करना है, 3 × 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हमारे चारों पद प्राप्त हो गए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब देखते हैं तीसरा, तो इसे हम क्या कर देते हैं, मिट देते हैं। तो तीसरा भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और आप लोग प्रॉपर वैसे मेहनत करते रहिए, ठीक है। मेहनत में आपको बिल्कुल भी छूट नहीं है, इसलिए मेहनत डेली करते रहिए। जो भी आप लोग पढ़ते जा रहे हैं उसका रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए तीसरा भी आपका सॉल्व हो जाएगा। a बराबर कितना है, 4 है, और d बराबर कितना है, -3 है, -3, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, हमने 4 रख दिया। d की वैल्यू कितनी है, a की जगह पर 4 रख दिया। d की वैल्यू -3 है, कितना है, -3। तो सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा +2 × -3 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 और 3 दूनी कितना होगा, 6, -6। चलिए हम सॉल्व भी कर देते हैं, -6, और 6 में से 2 गया, कितना, 6 में से 4 कितना बच गया, -2 बच गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें a का मान कितना है, 4 है, +3 × d की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो आ जाएगा 4 -3 × 9 हो जाएगा माइनस का। तो इसे हम घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके चारों पद हो गए। तो इस तरह से आपका तीसरा समाप्त हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और क्वेश्चन आपके, आंसर आपके हाथ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चौथा क्या लिखा हुआ है। चौथा लिखा हुआ है a बराबर -1 और d बराबर कितना है, 1/2 दिया हुआ है। आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। a का मान कितना, -1, तो हमने -1 रख दिया। तो -1, d की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 2, देखिए 2 एलसीएम लेंगे तो 2 × 1 -2 हो जाएगा, +1 है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 1 घटेगा तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रख के देखिए कितना है, a की वैल्यू -1 है, +2 × d की वैल्यू 1/2 है। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया, -1 और +1, ये दोनों कट के कितना आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट देखिए इसको, -1 +3 × 1/2 d की वैल्यू, तो ये आ जाएगा -1 +3 × 3/2। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो 2 × 2 और +3, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये पहला हो गया, ये हो गया ये हो गया, देखिए ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो अब आपका चौथा भी सॉल्व हो गया। अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा में आप लोग थोड़ा से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया वैसा ही क्वेश्चन भी है, ठीक है। बस थोड़ा से इसके जो मान है वो थोड़ा पॉइंटों में है, ठीक है। तो इससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ घटाना ही हम कर रहे हैं, कुछ और नहीं, ठीक है। तो देखिए पांचवा, a बराबर कितना दिया हुआ, a बराबर -1 है, -1.25 है, और d की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.25 है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1.25। और यहाँ पर दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, -1.25 प्लस d की वैल्यू रख देंगे 0.25। अब देखिए जब 0.2 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, केवल -1 आएगा। जिसको दशमलव के घटाने ना आते हो वो आज सीख लेगा, ठीक है। चलिए इसको हमने सॉल्व कर दिया, दूसरे में हम आपको बता देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, -1.25
दो 5 है और प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू कितनी है 0.25 है। तो इसका हम क्या कर देंगे, गुणा भी करा लेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा हम नीचे करवा लेते हैं। तो देखिए -1.25 प्लस गुणा कर दो, 2 पंचे 10, देखिए 25 दूनी 50, सीधे आ गया 25 दूनी 50 और 2 अंक पहले क्या लगा देना, दशमलव लगा देना। और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसे हम जोड़ेंगे। तो चलिए, यानी कि घट जाएगा, यानी 1.25 से हमें कितना घटाना है 0.5। तो दूसरे अंक का पहले हम क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। इधर की संख्या इधर रखेंगे, उधर की संख्या दशमलव के उधर रख देंगे, ठीक है। नीचे हमने 0 लगा दिया। घटाइए, 5 में से 0 गए 5 आ जाएंगे। इधर से हासिल लिया, कितना हो गया 12। 12 में से 5 गया, कितना बच गया 7 बच गया, दशमलव ये 0 बच गया, ठीक है। घटाने पर तो ये आया, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या जिसकी होगी उसी का निशान भी आएगा। यानी कितना आ जाएगा 0.75 किसका, माइनस का, ठीक है। ये किसका आ जाएगा, माइनस का आएगा ये। अब आगे देखिए, इसको तो आपने देख लिया। अब चौथा देखिए, चौथा पद देखिए, ए का मान कितना है -1.25 प्लस 3 गुणे डी की वैल्यू हम रख देंगे 0.25। तो आ जाएगा -1.25 प्लस 25 तय कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और 2 अंक पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इसका भी घटाना आप लोग देख लीजिए। वैसे अब तो आप लोग सीख ही गए होंगे, ठीक है, और आप लोगों को आता भी रहा होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते कि आपको नहीं आता, ठीक है। तो 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा। हासिल इधर से लेंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ये 0 बच गया, और निशान उसी का आएगा जो बड़ा होगा। यानी आ गया कितना -0.5, ठीक है। इस तरह से आपका 5वां पार्ट भी सॉल्व होता है। और आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमने बिल्कुल ईजिली तरीके से सॉल्व करवाया, ठीक है। और समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और आप लोग कमेंट्स में इसका जवाब नहीं देते कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट्स में प्लीज़ आप लोग जवाब जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर कुछ कमी दिख रही है तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ये हमें बताना है। और कहा गया है एपी के लिए, मतलब ये दिए गए जितने भी चारों क्वेश्चन हैं ये समांतर श्रेणी में पहले से है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया है कि प्रथम पद कौन सा होता है, तो साफ साफ नाम से ही पता चल रहा है प्रथम पद ए। कौन होगा, जो पहला लिखा होगा ये प्रथम पद हो गया। सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है डी। हमने कहा था अगर कोई भी श्रेणी दी हुई है, अगर उसका हम सार्वंतर निकालेंगे तो सारे के सारे सार्वंतर बराबर ही होते हैं, ठीक है। और सार्वंतर कैसे निकलता है, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाकर। तो देखिए कितना, दूसरा पद 1 है और पहला पद कितना, पहला पद 3 है। तो आ जाएगा सार्वंतर माइनस का 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। ऐसा इसमें भी लिखेंगे। तो पहला पद हमारा कौन है, ए कितना दिया हुआ है माइनस का 5। सार्वंतर डी निकालना है। डी क्या निकलेगा, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, ठीक है। तो दूसरा पद कितना दिया हुआ देखिए माइनस का 1 है, माइनस पहला पद भी कितना है माइनस का 5 है। तो यहाँ से देखिए माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। और 5 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 4। ये आपका डी हो गया, ये आपका प्रथम पद ए हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/3। तो डी की वैल्यू हम निकालेंगे दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाकर। दूसरा पद कितना है 5/3, पहला पद कितना है 1/3। इसे हम घटाएंगे, दोनों का एलसीएम सेम है। तो 5 से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 3, वो 4 बच जाएगा, यानी 4/3।
यहाँ पर देखिए पहला पद ए कितना है 0.6 है, ठीक है। अब हम डी निकालेंगे सार्वंतर दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद कितना है 1.7 और ये कितना है 0.6। घटाएंगे 7 से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 1 और ये बच जाएगा 1। ये आपका सार्वंतर हो गया, ठीक है। तो कितना आसान था, केवल हमने 4 क्वेश्चन मात्र 2 या 3 मिनट में सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।